हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज अपन बात कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर की। डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है, मतलब इसके अंदर जो आईसी इंजन के जितने पार्ट हैं, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के जो पार्ट हैं, उसके अंदर आपका अपन 4 तरीके की डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले सिलेंडर की करेंगे, फिर पिस्टन की करेंगे, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट। ये 4 डिज़ाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि 2-2 3-3 पेज के डेरिवेशंस होते हैं, टफ है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि वीडियो शायद बड़ी भी हो, पर आप इसको कम्प्लीटली देखिएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। इसके लास्ट में शायद मैं न्यूमेरिकल भी करूं, अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो नहीं करूंगा न्यूमेरिकल, तो जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेंडर होता क्या है और सिलेंडर के अंदर एक हमारे लाइनर होते हैं, वो चीज़ होती क्या है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि मैं डिज़ाइन ऑफ लाइनर कर रहा हूँ, डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर कर रहा हूँ, तो आपके नहीं समझ में आएगी। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेंडर क्या है। द फंक्शन ऑफ सिलेंडर इज टू रिटेन द वर्क फ्लूइड एंड टू गाइड द पिस्टन। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो आपका सिलेंडर है वो क्या करता है, आपका रिटेन करता है किसके लिए, वर्किंग फ्लूइड एंड टू द गाइड द पिस्टन, मतलब कि पिस्टन को गाइड करता है और जो फ्लूइड होता है उसको रिटेन करता है। द सिलेंडर आर यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन, मतलब किसका बना होता है, आपका कास्ट आयरन का और कास्ट स्टील का बना होता है। तो ये वाली बात बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी मटेरियल यूज़ करना होगा या फिर आपकी डिज़ाइन आएगी तो आपको कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का ही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। सिलेंडर हैज़ टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि जो आपका सिलेंडर होता है वो विथस्टैंड तक कर लेता है, मतलब टेम्परेचर को सह लेता है। कहाँ तक, हाई टेम्परेचर तक। किसकी वजह से, जो आपका कंबशन होता है फ्यूल को, उसको सहन कर लेता है। देयरफॉर सम अरेंजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू कूल दी सिलेंडर, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, सिस्टम लगा रहता है जो कि आपके सिलेंडर को कूल करता है। वही अपन बात करेंगे। द सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड विथ सिलेंडर लाइनर सो दैट इन अ केस ऑफ वाटर दे कैन ईजिली रिप्लेस सिलेंडर लाइनर्स आर मेड ऑफ 2 टाइप्स। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, वैसे अगर अपन देखें सिंगल सिलेंडर जितने भी होते हैं उसके अंदर फिन्स का यूज़ कर लेते हैं, बड़े बड़े होते हैं उसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज़ कर लेते हैं। पर जो अपने एवरेज टाइप सिस्टम होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इंटरनली कुछ अपन एक वाटर सप्लाई या वाटर जैकेट सिस्टम लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारे लाइनर्स लगे रहते हैं। लाइनर्स क्या करते हैं, आपके जो कूलिंग वाला वाटर सिस्टम होता है वो उसके साथ फिल होके रखता है, जैसे अपन पानी भर देते हैं उसके अंदर। पहला होता है आपका ड्राई लाइनर और दूसरा होता है आपका वेट लाइनर। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है मेरे पास ड्राई लाइनर और ये है मेरा वेट लाइनर। ड्राई लाइनर में क्या होता है कि जो आपका वाटर जैकेट होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं आती है आपकी सिलेंडर की वॉल के साथ। इट डज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ दी इंजन सिलेंडर, तो ये हमारा ड्राई लाइनर हो जाता है। अगर यही चीज़ हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाती है सिलेंडर की वॉल के साथ तो ये हमारा क्या हो जाता है, दैट्स अ वेट लाइनर हो जाता है। अब जल्दी से अपन बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर की। तो डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूँगा, स्टार्टिंग करूँगा, ये पेपर में हटा दूँ यहाँ से सामने से। तो अपन बात करें डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर की, तो आप सभी को जैसे पता होगा, एक सेकेंड। तो अपन बात करें ऐसे सिलेंडर की, तो हमारे पास सिलेंडर की मैंने यहाँ पे कुछ बॉल बना ली है। तो आपको पता होगा दिस इज द आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जिसको अपन बोर बोलते हैं। और अभी आगे की बात मैं आपसे बाद में करूँगा। मैंने बोला है कि आपके पास ये सिलेंडर की 2 बॉल हैं और इसके अंदर आपका क्या है कि जो सिलेंडर है उसका जितना है सारा प्रोसेस चल रहा है। तो इसका जो फर्स्ट वन जो हेडिंग आती है वो आती है मेरे पास, नंबर 1 हेडिंग आती है, वो आती है आपकी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल। मतलब कि जो सिलेंडर की वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब कि मुझे इस चीज़ की डिज़ाइन करनी है। जो सिलेंडर की वॉल है उसके अंदर मेरा जो प्रेशर है वो P है और आपके सामने इसका आउटर डायमीटर कितना है D0 और इंटरनल डायमीटर कितना है इसका D। तो अगर मैं बात करूँ इसका क्रॉस सेक्शन देखने में कैसा होगा, मैं इसे साइड में बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका D0 होगा और ये आपका D होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे मैं अगर इसका एरिया निकालूँ तो कितना निकलेगा, पाई/4 D0 का स्क्वायर माइनस के D²।
डी नॉट का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। अब आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है कि जो आपका प्रेशर लगा हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम प्रेशर जो इसके अंदर है, अगर मेरे को उसके थ्रू इसके अंदर फोर्सेस निकालने हैं तो कितने फोर्सेस आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मेरी बॉल के ऊपर मतलब लोड लगा रहता है तो उसके ऊपर आपकी दो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर के अंदर सबसे पहले स्ट्रेस होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरी होती है आपकी हूप स्ट्रेस या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो आपको जैसे अगर आपको नहीं पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, हूप स्ट्रेसेस क्या होती है, तो आप मेरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वीडियो में जाके देख सकते हैं और फुली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हूप स्ट्रेसेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस में क्या होगा आपका फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा आपका इंटरनल प्रेशर इनटू सिलेंडर का इंटरनल एरिया, मतलब कि इंटरनल एरिया जहाँ पे आपका जो आपको प्रेशर फोर्स होगा वो लगा होगा, और ये तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ही। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जब ये चीज़ हुई होगी तो यहाँ पे सिग्मा एल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी, सिग्मा एल इज इक्वल इंटरनल प्रेशर पी, इसकी वैल्यू कितनी हुई आपकी π/4 कैपिटल डी स्क्वायर ओवर, अब देखिए नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 डी नॉट का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके सामने क्या चीज़ निकल के आई कि सिग्मा एल इज इक्वल पी डी स्क्वायर ओवर डी नॉट का स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो चीज़ अपन के पास निकल के आई है वो क्या चीज़ निकल के आई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से। मेरे पास निकल के आई आपके सामने हूप स्ट्रेस, कितनी है, क्या निकल के आई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल के आई मेरे सामने पी डी स्क्वायर ओवर डी नॉट का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। इसके बाद करते हैं अपन हूप स्ट्रेस की। जैसे मैंने वहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं हूप स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो हूप स्ट्रेस के अंदर क्या होता है आपका, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू थिन सिलेंडर के लिए जितनी आती थी उतनी है पी डी ओवर 2t, कितनी है यहाँ पे पी डी ओवर 2t। इसके बाद क्या होता है कि जब अपन ये चीज़ निकाल लेते हैं, दोनों स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे आपसे चीज़ पूछी जाती है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ये चीज़ निकालने के लिए पूछा जाता है तो आपको निकालना पड़ेगा। वो पूछता है आपसे नेट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो नेट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकल रही है वो कितनी है यहाँ पे, दिस इज अ सिग्मा लॉन्गिट्यूडिनल माइनस के सिग्मा हूप स्ट्रेस ओवर स्मॉल एम। यहाँ पे 1/m का मतलब आपको पता है कि पॉइजन रेशियो है। अगर मैं बात करूँ कि नेट हूप स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा हूप मतलब सिग्मा सी माइनस के सिग्मा एल ओवर स्मॉल एम। आपने स्ट्रेन वाला फॉर्मूला देखा होगा, अगर इसके नीचे मैं ई से डिवाइड कर देता हूँ तो वो स्ट्रेन बन जाएगा। अभी मैंने इसके नीचे ई से डिवाइड नहीं किया तो ये मेरा स्ट्रेस की ही फॉर्म में है, क्योंकि पॉइजन रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। और आपको बता दूँ 1/m इज इक्वल म्यू इज इक्वल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। इसके आगे बढ़ते हैं तो वो यहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं कि अगर जब मैंने यहाँ पे जो आपके सामने हूप स्ट्रेस निकाली तो यहाँ पे मेरी थिकनेस थी, और मेरा मेन एम क्या था कि मुझे थिकनेस ऑफ द सिलेंडर निकालनी है। तो थिकनेस ऑफ द सिलेंडर की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि उनको यहाँ पे थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा द थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉल या सिलेंड्रिकल बॉल T is usually obtained। कितनी निकल के आएगी आपके सामने कि मैं इस टी को यहाँ पहुँचा दूँ और सिग्मा को इधर लेके आ जाऊँ, तो क्या आएगा T इज इक्वल पी डी ओवर 2 सिग्मा सी। अब यहाँ पे क्या निकल के आई, मेरी एक थिकनेस निकल के आई, पर उसके साथ वो यहाँ पे एक सी को और ऐड करते हैं। जो सी क्या होता है आपका
एक रेशियो निकल के आता है, वो क्या होता है आपका अलोएबल कांस्टेंट फैक्टर होता है। अपन इसलिए करते हैं यूज़ कि अपन ने जो क्लियरेंस दिया होगा वहाँ पे थिकनेस के रिस्पेक्ट में वो कितना दिया है, तो यहाँ पे उसकी एक टेबल होती है। टेबल कैसे होती है आपकी, आपका जो बोर होता है और सी होता है उसके रेस्पेक्ट में एक इन्होंने टेबल दे रखी है, जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है कि सी की वैल्यू जब लगानी होती है, जैसे 75 mm होता है, 100 mm होता है, आपका 150 mm होता है, 200 mm होता है, उसके लिए आपकी एक टेबल बनी होती है पूरी। आगे 250 mm भी हो गया, मतलब ये टेबल जाती है जितनी भी नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, जितना मैंने स्टडी किया था आज बैठ के। तो उसके लिए 1.5 वैल्यू होती है, 2.4 वैल्यू होती है, 4.0 वैल्यू होती है, 6.3 वैल्यू होती है और 80 होती है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको याद करना है। और मैंने एक डेटा हैंडबुक में भी देखा था, पर मेरे को कोई डेटा मिला नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके सामने ये चीज़ें कर रहा हूँ। और जो चीज़ें आपको याद करने की होगी तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपको याद करनी है, और जो चीज़ रटने की होगी तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप उसको लर्न कर लीजिएगा, तो वो आपको हेल्प करेगी। तो आप ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। इसके बाद गाइस जब मैं आगे बढ़ूँगा कि यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट कर दूँगा, उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि जब यहाँ से आपने थिकनेस की वैल्यू निकाली होगी, कि जब आपकी थिकनेस की वैल्यू निकल के आएगी तो थिकनेस की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, पर वो थिकनेस की वैल्यू कितने के कितने बीच में वेरी करेगी कि टी इज़ वेरीज फ्रॉम 4.5 mm टू 25 mm और मोर। मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ आती है इसके बाद सॉल्व करने के बाद, वो आपकी 4.5 से 2.5 mm के बीच में वेरी करेगी। तो इसके लिए क्या बोला है उन्होंने, एक फार्मूला दिया है कि अगर आप इतनी कैलकुलेशन कर ले तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी दिया है। एक सेकंड में ये पेपर एक दूसरा पेज चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि आपके पास एक फार्मूला है कि T इज इक्वल 0.045 बोर डायमीटर प्लस के 1.6, और ये जो चीज़ निकलेगी वो किस में निकलेगी आपकी mm में। इसके थ्रू आप क्या करोगे, रीचेक करोगे कि थिकनेस मेरी कितनी निकल के आ रही है सिलेंडर की। अगर वो थिकनेस क्या है कि अगर इसकी वैल्यू जो है मैंने निकाला T इज इक्वल 0.045, अगर इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली है उससे क्या आती है, ज़्यादा आती है, तो जो मैंने लास्ट वाली वैल्यू निकाली है वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी कंप्लीटली कंसीडर की जाएगी, ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब जो मैंने अभी निकाली थी पुरानी कैलकुलेशन करके, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो मैं इसकी वैल्यू को कंसीडर करूँगा। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था दो, एक तो मेरे पास क्या था, ड्राई लाइनर था, और एक मेरे पास क्या था, वेट लाइनर था। तो यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा ड्राई लाइनर होता है, ड्राई लाइनर के अंदर अपन की एक थिकनेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राई लाइनर के अंदर जो थिकनेस ऑफ द ड्राई लाइनर, थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमारी सिंपल है, ज़्यादा टफ फॉर्मूला भी नहीं है, कितना है 0.03 D टू 0.035 D, ये। इसके बाद इसी के अंदर एक होती है हमारी वाटर जैकेट के लिए थिकनेस, होती है हमारी टी वाटर जेट थिकनेस 0.032 मतलब बोर डायमीटर प्लस के 16। इसके बाद जैसे ही आपके पास ये चीज़ निकल के आती है, आपकी अगर जो बोर की थिकनेस है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जो आपकी थिकनेस निकली है सिलेंडर की थिकनेस, उसमें आप डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हो। तो जो आपका सिलेंडर होगा, मतलब जो आपके मतलब बिगर साइज का सिलेंडर होगा, उसके लिए आपकी जो बॉल थिकनेस होगी वो हो जाएगी फॉर बिग साइज सिलेंडर। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपकी 3T/4 है तो वो आपकी किसके लिए यूज़ होगी, आपकी फॉर स्मॉलर साइज सिलेंडर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी थिकनेस की सारी की सारी। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे मेरी बात आती है नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर, वो है आपका बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए मैं बात करूँ तो बोर का मतलब तो आपको पता है कि देयर इज अ डायमीटर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। जैसे मेरे पास, मैंने माना कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है,
तो आपको पता होगा कि सिलेंडर के अंदर मेरी दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है मेरी TDC, एक होती है मेरी BDC। अगर मैं TDC की बात करूँ तो देयर इज अ टॉप डेड सेंटर, और जो BDC की बात करूँगा तो देयर इज अ बॉटम डेड सेंटर। तो इन दोनों के बीच में हमारे होता है स्ट्रोक, और स्ट्रोक को यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल l से, और जो बोर है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल D से। तो यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन ये आती है कि बोर डायामीटर इज इक्वल कैपिटल D, देन लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल 1.25 डायामीटर टू 2 डायामीटर। कहने का मतलब है कि जो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगी वो कितनी होगी आपकी 1.25 ऑफ डायामीटर टू कहाँ तक होगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर। इसके बाद आती है कि अब देखो ये तो यहाँ तक आपकी TDC टू BDC आपकी टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर आपकी स्ट्रोक लेंथ निकल के आई। इसके आगे क्या होगी आपकी, कहीं ना कहीं सिलेंडर की लेंथ होगी, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर कैपिटल L इज मोर देन 15% ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.15 टाइम्स ऑफ L, इससे कैपिटल L। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई कैपिटल L की, वो क्या निकल के आई है गाइस आपके पास, दैट इज अ टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे जो स्मॉल l है दैट इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो यहाँ तक अभी मेरा सेकंड पॉइंट कंप्लीटेड होगा, पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब आप एग्जाम में इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे होगे तो आपके सामने वो आपको पहले सबसे पहले फॉर्मूला गिवन देगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने ब्रेक पावर क्या होती है, इंडिकेटेड पावर क्या होती है, या फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। तो आपको सभी को बताओ ब्रेक पावर क्या होती है आपकी 2π/NT/60। 2 आपको 2 ही है, पाई दैट्स अ पाई, n इज द नंबर ऑफ RPM, टी क्या है आपका टॉर्क 60/60। इसके बाद आपकी आती है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर में क्या होता है यहाँ पे, P आपका मीन इफेक्टिव P चाहिए होता है, A इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, L आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक इंटू n यहाँ पे क्या होता है मैं बताऊंगा, ओवर 60। n यहाँ पे अगर मेरा 4 स्ट्रोक इंजन है तो वहाँ पे मेरी जो n की वैल्यू होगी वो कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, मतलब RPM दिए होंगे। और 2 स्ट्रोक इंजन है तो स्मॉल n इज इक्वल कैपिटल N हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो थी आपकी ब्रेक पावर ओवर इंडिकेटेड पावर। तो इसके थ्रू मैं इस सेकंड स्टेप को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ आराम से ईजीली, और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने के लिए। दैट्स अ सिंपल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है आपकी सिलेंडर फ्लैंज एंड स्ट्रक्ट, मतलब अपन के अंदर इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करनी होगी, दैट्स अ थर्ड वन स्टेप, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, सिलेंडर फ्लैंज एंड स्टड्स। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि सिलेंड्रिकल फ्लैंज और स्टड क्या होते हैं, जैसे आपने फ्लैंज कपलिंग का नाम सुना होगा, तो फ्लैंज कपलिंग के अंदर आपको पता होगा कि वो आपके जो पार्ट्स होते थे इंजन के या किसी भी चीज़ के, उसको आपको कंबाइन करने के लिए यूज़ करते थे। और देयर स्टड के अंदर क्या होता है, आपके कुछ बोल्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ बोल्ट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है कि ये चीज़ आपकी क्या होती है, सिलेंडर के अंदर लगी होती है, उसको कंबाइन करने के लिए लगी होती है कुछ इस तरीके से। सिलेंडर आपका इस कुछ इस तरीके से होगा, तो ये क्या होता है आपकी पूरी पेरी पे लगे होते हैं। तो स्टड आपके कुछ नंबर मिले, जैसे यहाँ पे 4 को शो किया है, तो आपके 4, 6, 8 समथिंग ऐसे करके लगे होते हैं, जितना मतलब टाइटनेस आपको चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि जो सिलेंड्रिकल फ्लैंज होते हैं आपके, वो मोर देन थिकर होते हैं। कैसे होते हैं, मोर देन मतलब उनकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉल। तो लिखेंगे यहाँ पे सिलेंडर फ्लैंज मोर थिकर देन cylindrical
वॉल कितने थिकर होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा टी ऑफ फ्लैंज इज़ 1.2 ऑफ द टी ऑफ सिलेंडर टू 1.4 ऑफ टी। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी आपको उसके अंदर से जो आइडियल वैल्यू या फिर मिडिल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताइए कि जो आपकी टी है वो क्या है, आपकी थिकनेस ऑफ सिलेंडर। थिकनेस ऑफ सिलेंडर। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रक्ट अगर काउंट करना है तो मैं कैसे काउंट करूँगा। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ लग रही होंगी, आपकी इंटरनल साइड में लग रही होंगी। तो उसके अंदर मेरा क्या होगा, पी ऑलरेडी प्रेशर होगा कि मेरा प्रेशर की वैल्यू कितनी है, कि यहाँ पे प्रेशर कितना है मेरा ऑलरेडी। उसके बाद आपको पता है कि इसका बोर का डायमीटर खुद से पहले ही दिया है, तो कितना डायमीटर है इसका, कैपिटल डी। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके जो अंदर जो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो फोर्स डेवलप हुआ वो कितना होगा, π/4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू पी। बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्ट कितने लग रहे हैं, मैंने बोल दिया NS स्ट्रक्ट लगे हैं। π/4 उसका एरिया की बात कर रहे हैं, उसका जो डायमीटर है दिस इज अ माइनर डायमीटर DC का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, मतलब इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रही हैं दैट इज अ सिग्मा टेंसाइल। तो यहाँ पे बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, आपके नंबर ऑफ स्टड्स कि आपके कितने स्टड्स लगे हुए हैं, ये है आपका कोर और माइनर डायमीटर। और यहाँ पे ये क्या आपकी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी तो आपको कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, जैसे 35 मेगापास्कल से आप इसके बीच में मतलब जितनी स्ट्रेंथ जो है कि 70 मेगापास्कल तक के बीच की आप वैल्यू ले सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है कि यहाँ से हमारी DC की वैल्यू निकल के आती है, और जो DC की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली मेजर डायमीटर के कितने रेस्पेक्ट होती है। जो DC होता है वो हमारा 0.84 ऑफ मेजर डायमीटर होता है, स्टड का मेजर डायमीटर। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है मेरा मेजर डायमीटर ऑफ स्टड। मेजर डायमीटर ऑफ स्टड। इसके बाद क्या आता है कि आपने यहाँ से मेजर डायमीटर ऑफ स्टड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ पैरामीटर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ द फ्लैंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, मतलब जो आपका मिडिल होल होता है उससे आपकी स्टड की डिस्टेंस कितनी होती है, फ्लैंज की डिस्टेंस कितनी होती है। तो मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द फ्लैंज फ्रॉम the center of the hole for the stud और बोल्ट। तो कितनी डिस्टेंस होती है उसकी, सिंपल है, कितना होगा D+6, D इज द मेजर डायमीटर इन mm। इसके बाद एक यहाँ पे आता है आपका पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर, तो पिच सर्किल डायमीटर की भी कुछ वैल्यूज होती है, कितनी होती है D+K 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, दैट इज द बोर डायमीटर। बोर डायमीटर, और ये क्या है आपका मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर। इसके बाद कुछ एक पिच की वैल्यूज और पूछी जाती है इसके अंदर कि पिच की वैल्यू अपन कितनी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बची है, सिर्फ एक और चीज़ बची थी, वो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। उसी के बाद आपकी ये डिज़ाइन कंप्लीटेड हो जाएगी। लास्ट बचती है आपकी जो सिलेंडर हेड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4th वन, सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड की थिकनेस कितनी होती है, TH, उसके लिए मेजर डायमीटर या मतलब सॉरी दैट इज अ बोर डायमीटर। उसके बाद आपका C इंटू मैक्सिमम प्रेशर ओवर स्ट्रेस ऑफ द सरकमफ्रेंस। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी C की वैल्यू ली गई है, C इज़ द कांस्टेंट, C इज़ द कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू ली गई है C इज इक्वल 0.1। सिग्मा C मतलब कि परमिसिबल हूप स्ट्रेस, और जैसे पहले ली गई थी हूप स्ट्रेस की वैल्यू कितनी 30 मेगापास्कल से 100 मेगापास्कल, ये आप लगा सकते हैं। यहाँ से अब आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सीधे सीधे डायरेक्ट सिंपल सिलेंड्रिकल हेड की थिकनेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इसी के साथ आपकी डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर कंप्लीटेड है। इसके अंदर मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें ला के। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या किया था,
कि डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले मैंने सिलेंडर के ऊपर आपकी दो स्ट्रेसेस लग रही होंगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हूप स्ट्रेसेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के लिए मैंने क्या किया कि फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू लगाई तो प्रेशर इनटू इंटरनल एरिया दैट्स अ P इंटू π/4 d स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद जो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला था वो कितना आया, π/4 d नॉट का स्क्वायर में d स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू निकली। जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रही थी उसके बाद मैंने सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की मतलब कि हूप स्ट्रेस की बात की थी। तो हूप स्ट्रेस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, PD/2T होती है। तो सिग्मा C इज इक्वल PD/2T हो गया। PD/2T के बाद मैंने नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नेट हूप स्ट्रेस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो वो कितनी होती है, सिग्मा L माइनस के सिग्मा हूप स्ट्रेस ओवर पॉइजन रेशियो। इट मीन्स द मल्टीप्लाई ऑफ द पॉइजन रेशियो 1/m इज इक्वल टू द म्यू। नेट हूप स्ट्रेस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस माइनस के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर 1/m। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर जब हम अपन डिज़ाइन कर रहे होते हैं सिलेंडर की तो उसके अंदर कुछ अलाउेबल थिकनेस को अपन बांधते हैं तो वो कितनी होती है। तो मैंने यहाँ से बोला कि टी को अपन इधर लेके गए, सिग्मा सी को यहाँ पे लेके आए, तो टी इज इक्वल PD/2 सिग्मा सी निकल के आया। सी की वैल्यू यहाँ पे अलाउेबल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम डायमीटर मतलब कि बोर के डायमीटर के रेस्पेक्ट में हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 75 है तो 1.5 लेंगे, 100 है तो 2.4, 150 है तो 4.0, 200 है तो 6.3, 250 है तो 8.0। टी इज़ द वेरीज फॉर 4.5 to 2.25। अगर ये वैल्यू इसके अंदर कुछ और निकल के आती है तो यहाँ पे बस मेरे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के थ्रू मैं इसको वेरीफाई करूँगा। अगर उसकी वैल्यू इससे कम आती है तो वही वैल्यू रहेगी और ज़्यादा आती है तो मैं पुरानी वाली वैल्यू को लगा सकता हूँ। इसके बाद मैंने बताया था कि इसके अंदर और भी थिकनेस होती है, जैसे ड्राई लाइनर होता है, वाटर जैकेट होता है। तो ड्राई लाइनर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.03D to 0.035D। दैट्स द डायमीटर ऑफ बोर क्योंकि अपन डिज़ाइन कर रहे हैं। वाटर जैकेट वॉल थिकनेस कितनी होती है, 0.032D प्लस के 16 इन ऑल इन mm। अगर मेरे पास फार्मूला में भूल जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट जो मेरी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है उसमें T/3 करूँगा अगर मेरा बिग साइज सिलेंडर है, और T3/4 करूँगा अगर मेरा स्मॉल साइज सिलेंडर है तो उसके लिए। इसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे को बात करनी है बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर की बात करूँगा तो सबसे पहले बोर तो मुझे पता है कि कैपिटल D कितना है। लेंथ ऑफ सिलेंडर की बात करूँगा तो उसके लिए होता है 1.25D to 2D। तो 1.25D to 2D से मैं अगर यहाँ पे स्मॉल l की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी निकल के आएगी, दैट्स अ मोर देन 15% ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो 1.15 इंटू L, तो यहाँ से मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रोक निकल के आ गई। पर मैंने बोला कि ये चीज़ें जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं कि ब्रेक पावर इज इक्वल 2π/NT/60, इंडिकेटर पावर इज इक्वल टू P मेन इफेक्टिव प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ द सिलेंडर, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, N इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीड इन RPM, C 60 इज द 60। इसके बाद मैंने आपको थर्ड वन बोला कि थर्ड वन के अंदर आपका क्या था, एक सेकेंड, थर्ड वन के अंदर बताया मैंने सिलेंड्रिकल फ्लैंज एंड स्टड, नंबर ऑफ सिलेंडर कितने होते हैं। तो मैंने बताया कि फ्लैंज की भी थिकनेस होती है खुद की, तो फ्लैंज की थिकनेस कितनी निकल के आती है आपकी, TF इज इक्वल 1.2T to 1.4T। इसके बाद देखो कुछ ज़्यादा चीज़ टफ नहीं है, आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है। एग्जाम में बस 5 यूनिट आती हैं, ज़्यादा नहीं आती। उसके अंदर 4 आपके डिज़ाइन के सबसे बड़े डेरिवेशंस हैं, उनको आपको बुक में उनकी चीज़ें नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं आपको डाटा बुक में से सारे आपको जितने भी मेजर फॉर्मूले होंगे गियर से रिलेटेड या फिर किसी और से चीज़ से रिलेटेड मैं सब बताऊंगा, पर ये नहीं मिले मेरे को। π/4D² इंटू P क्योंकि इसका इंटरनल प्रेशर निकल के आया है। फिर आपके पास ये सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ स्टड कितनी है मेरे पास, π/4DC², DC इज़ द माइनर डायमीटर, सिग्मा T इज़ द परमेशनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, आप नोट डाउन कर लेंगे, हूप स्ट्रेस थिकनेस, ये जो यहाँ पे मेरी परमिसिबल स्ट्रेस है इसकी अपन वैल्यू लगा सकते हैं 30 मेगापास्कल, सॉरी 35 मेगापास्कल टू 100 मेगापास्कल। ये एग्जाम में गिवन नहीं मिलती। तो इसी के साथ मैंने ये बताया, फिर आपको यहाँ से नंबर ऑफ स्टड कैसे निकालते हैं, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर में क्या एक आपका फॉर्मूले में रिलेशन होता है वो बताया, साथ के साथ आपकी डिस्टेंस ऑफ द फ्लैंज ऑफ द सेंटर टू D प्लस के 6 बताई, फिर सर्किल डायमीटर की वैल्यू बताई, दैट्स दिस इज़ द D प्लस के 3D। लास्ट में मैंने आपको सिलेंडर हेड के लिए थिकनेस बताई थी, वो कितनी थी आपकी, डायमीटर ऑफ √C प्लस के P इंटू सिग्मा C। तो यहाँ पे C की वैल्यू 0.1 थी, P इज़ द मैक्सिमम प्रेशर और सिग्मा C। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि P जो होता है वो आपका 9 टाइम्स ऑफ द P मेन इफेक्टिव होता है इन डिज़ाइन। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं
कि आपको पी मीन इफेक्टिव आपके इंडिकेटेड पावर के लिए मिला है, फिर आपको पी नहीं मिल रहा है तो आप उसमें 9 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी बात आपको याद रखने की है। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी, तो न्यूमेरिकल भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, क्योंकि वीडियो आधा घंटे की हो चुकी है, ज़्यादा हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।